मजबूरन अमृता को रुकना पड़ा। शेखर उतरकर गोदाम की तरफ बढ़ा। उसने अंदर जाने वाला एक छोटा सा दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद निकला। वो घूमकर बाईं तरफ की एक छोटी सी गली में आया। यहाँ उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिल गया। दरवाजा गली के आखिरी हिस्से में था। शेखर ने अंदर आकर आवाज दी, कोई है? वो सोच रहा था कि ये जगह रहने लायक नहीं थी। फिर राजा ने यहाँ का पता क्यों दिया था? नीचे से बड़ा सा हॉल था जो खाली था। इसका मतलब था कि उसे यूज नहीं किया जा रहा था। उसने नीचे का पूरा हिस्सा देख लिया। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लकड़ी और लोहे से बनी सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। शेखर ने खिलौना पिस्तौल निकाल लिया और उसे पीछे की तरफ छुपाते हुए ऊपर आया। यहाँ कुछ ज्यादा ही खामोशी पसरी थी। जैसे ही वो ऊपर गैलरी में आया, अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसे लेता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। वो उस पर अंधाधुंध घूंसे बरसा रहा था। शेखर उससे बचने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि हमला करने वाला भी उसी की तरह आम आदमी और अनाड़ी है। शेखर ने जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। उसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। वो दूर जा गिरा और फिर हाँफता हुआ खड़ा हुआ कि शेखर ने उस पर पिस्तौल तान दी। वो पिस्तौल देखकर घबराया और रुक गया। शेखर के सामने एक सांवले रंग का और किसी कदर बढ़ी हुई शेव वाला आदमी था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी और चेहरे से वो नर्म मिजाज आदमी लग रहा था। शेखर ने उसे घूरते हुए सवाल किया, कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों किया? तुम कौन हो और यहां क्यों घुस आए? उसने उल्टा शेखर से सवाल किया। शेखर की पीठ गैलरी की तरफ हो गई थी, इसलिए वो उस लड़की को आते हुए नहीं देख सका जो दबे पांव आई और उसने पीछे से शेखर पर वार किया। शेखर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। वो पीठ के बल गिरा था, इसलिए उसकी नजर उस हमलावर लड़की पर पड़ी और वो तड़प कर रह गया, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लड़की ने उस पर करंट मारने वाली वैसी ही चीज से हमला किया था जो अमृता के पास थी। लड़की भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। उसी वक्त सीढ़ियों की तरफ से अमृता आती नजर आई और वो शेखर को गिरा देखकर चिल्लाई, शेखर, क्या हुआ आपको? पापा? आखिरकार लड़की ने कहा। वो शनाया थी। आधे घंटे बाद वो सब छोटे से हॉल नुमा कमरे में थे, जहां एक तरफ डेस्क पर 2 कंप्यूटर रखे थे। यहां एक तरफ लेदर के सोफे पड़े थे और फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बड़े से टेबल पर शेखर बैठा हुआ था और अमृता उसे पानी पिला रही थी। करंट का झटका बहुत जोरदार था और अब कहीं जाकर शेखर अपने आप पर काबू पा सका था। शनाया सामने सोफे पर बैठी थी, जबकि राजा कंप्यूटर टेबल से टिका हुआ था, जिसने शेखर पर हमला किया था। शेखर की हालत थोड़ी संभली तो शनाया ने कहा, पापा आप यहां क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने जान लिया था कि भिजवाई जाने वाली लाश किसी और लड़की की थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? शनाया का लहजा कड़वा हो गया। मैं बहुत पहले आपके लिए मर गई थी। ऐसा मत बोलो। शेखर जज्बाती हो गया। ठीक है बेटे, मुझसे गलती हुई, तुम्हारी तरफ से बेपरवाही हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, ये सब पास्ट का हिस्सा बन चुका है। शनाया सपाट लहजे में बोली, इससे मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बेटे, तुम बड़ी मुसीबत में हो और मैं तुम्हें इससे निकालने आया हूं। मुझे आपकी या किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। शनाया बड़े रूखे अंदाज में बोली, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूं। तुम्हें किससे खतरा है? अमृता ने पूछा। वो अब तक खामोश बैठी थी क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि शनाया उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे अमृता का यहां आना अच्छा नहीं लगा था। तुम इस तरह से क्यों छुप रही हो जबकि पुलिस तुम्हें मुर्दा करार दे चुकी है? मुझे साइट मैरिन इंटरनेशनल के मालिक रमेश भाई से खतरा है, शनाया ने साफ कहा। किस तरह का खतरा है? क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? अमृता ने फिर पूछा। शनाया ने ना में सिर हिलाया। मुझे पर्सनली कोई खतरा नहीं है। एक मिनट, राजा ने बीच में उसे टोका। क्या इन लोगों को बताना मुनासिब होगा? तुम चुप रहो, शेखर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। प्लीज राजा। शनाया ने राजा की तरफ देखा। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। शनाया साइट मैरिन इंटरनेशनल में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम करती थी। उसकी जिम्मेदारी डेटाबेस को सेव करना था और उसे हर तरह से खुफिया रखना था। काम के दौरान उसे महसूस हुआ कि कंपनी कुछ गैर कानूनी कामों में भी लिप्त है। इसका अंदाजा उसे इस तरह हुआ कि अलग अलग मुल्कों से आने वाली शिपमेंट्स और रवाना होने वाली शिपमेंट्स में
नंबर का बड़ा फर्क आता था। ये शिपमेंट्स कंटेनर्स में आती जाती थी। एक दिन इत्तेफाक से शनाया ने खुफिया लॉगबुक देख ली। उनमें उन कंटेनर्स का रिकॉर्ड था जो बाहर से आते थे और फिर पोर्ट पर उतरकर बगैर चेक हुए किसी और देश को भेज दिए जाते थे। शक की बुनियाद पर शनाया ने सारे मामले को चेक किया और उस पर यह राज खुला कि गल्फ कंट्री से पिछले 7 साल के दौरान कम से कम 100 कंटेनर उनकी कंपनी के जरिए गुजरे हैं, जिनके आने का तो रिकॉर्ड है, मगर वो कहाँ रवाना हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये रिकॉर्ड असल में खुफिया लॉगबुक में था। ये 100 कंटेनर असल में चीन और पाकिस्तान भेजे गए थे। इनमें मौजूद सामान की भी डिटेल नहीं थी और खास बात यह थी कि तमाम ही कंटेनर्स एक बड़े गल्फ कंट्री के फ्री पोर्ट से आए थे और यहां भी ये फ्री पोर्ट पर ही उतरे थे।